नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। बागेश्वर में उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल देखने को मिल रही है, जहां सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनता को साधने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं इसी बीच आज एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला, जिसमें एक बहुत चर्चित नाम जो उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं का चेहरा भी है, एक बार फिर सुर्खियों में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार की, जिन्हें बागेश्वर पुलिस ने 4 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया है। इन सभी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। आपको बता दें कि इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 188, 186, 171 जी के तहत कार्रवाई की गई है। बॉबी पवार की गिरफ्तारी के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। इस घटनाक्रम पर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि सरकार ने तानाशाही की हदें पार कर दी हैं। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर किस अपराध के तहत बॉबी पवार को गिरफ्तार किया गया है, ये बताया जाए। इसके अलावा कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बागेश्वर में अपनी हार को देखते हुए बौखलाकर इस तरीके के कदम उठा रही है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बॉबी पवार कांग्रेस के एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे, इसलिए बागेश्वर पुलिस ने बॉबी पवार की गिरफ्तारी की है। बेरोजगार संघ के जो कार्यकर्ता है बॉबी पवार, इनके द्वारा एक प्रशासन को एक सूचना दी गई कि वो खुद बागेश्वर आएंगे और अपने सदस्य हो या युवकों है उनसे मिलना जुलना करेंगे। इसी के क्रम में उनको बताया गया है कि यहाँ पे 144 का धारा 144 लगी हुई है और किसी भी तरीके की एक्टिविटी इलेक्शन ऑफिस के परमिशन के पश्चात ही होती है। इस संबंध में डीएम महोदय द्वारा एक डिटेल लेटर उनको दिया गया और अगर इसमें कोई भी वायलेशन होता है तो नियमानुसार मुकदमा दर्ज करने की भी उनको नोटिस तामील कर दिया गया था। जो आज की कार्यवाही है वो उसी के तहत हुई है। धारा 144 का उनके द्वारा उल्लंघन किया गया। जो भी उनके साथ लोग थे उसमें से अधिकतम लोग बागेश्वर के स्थानिक ना होते हुए हल्द्वानी या अन्य क्षेत्र के थे, जो हमारे विधानसभा क्षेत्र से नहीं बिलोंग करते। तो उससे एक इंटेंशन भी क्लियर होता है। तो इसी के तहत हमने ये कार्रवाई की है। आज बागेश्वर में जबरन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इशारे पर एवं भाजपा सरकार के इशारे पर बेरोजगार संघ के साथियों को, बॉबी पवार एवं उनके साथियों को बागेश्वर में जबरन पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और गंभीर धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा करके उनको दोबारा से जेल भेजने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। ये इस राज्य में आज राज्य के लिए भी एक काला दिन है। आज राज्य में लोकतंत्र की हत्या हुई है और जो बेरोजगारों की निरंतर आवाज बॉबी पवार उठा रहे हैं, उनको पुलिस द्वारा दोबारा जबरन भेजने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इशारे पे किया जा रहा है, जिसका पुरजोर विरोध कांग्रेस पार्टी करती है और राज्य का प्रत्येक युवा करता है। और इस वक्त प्रत्येक युवा बॉबी पवार के साथ है। देखिए, जो अब जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, तो इस प्रकार की बात कहीं भी ये सही साबित अब नहीं होती है, क्योंकि वो अब किसी छात्र संघ के अध्यक्ष नहीं हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अब वो एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। ज़रूर वहाँ पर उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जो कि वहाँ पर चीज़ों को थोड़ा छिन्न भिन्न कर रही होगी, जो वहाँ के वातावरण को खराब कर रही होगी, जो वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें दिख रही होंगी जिससे कि अराजकता फैलेगी। तो उनके इस कृत्य के कारण ही उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। और बाकी आगे की जानकारी भी पुलिस द्वारा मुहैया नहीं कराई गई है कि क्या उन्होंने ऐसी अराजकता करी थी जिसके कारण पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। जैसे ही वहां से जानकारी आती है तो हम उनके सामने, आपके सामने रखते हैं। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहा है, क्षुब्ध दिखाई दे रहा है, चिल्लाता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि बॉबी पवार जी कांग्रेस के निश्चित ही तौर पर एजेंट हैं और वो उस तरीके से वो अपनी पीड़ा निकाल रहे हैं कांग्रेस के लोग। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। बॉबी, बेरोजगार और बागेश्वर, ये तीनों आपस में किस तरीके से लिंक हैं इस उपचुनाव को लेकर। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सुरेश सिंह हैं, उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रवक्ता हैं, और सत्यवीर सिंह चौहान भाजपा प्रवक्ता हैं, आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, डॉक्टर पंकज पेनुली यूकेडी नेता हैं और वीरेंद्र शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमान का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुरेश सिंह जी, आपके पास आऊंगी। आज जो
घटनाक्रम हुआ है, जो कहा जा रहा है बॉबी पवार एक एजेंट के तरह तौर पर काम कर रहे थे कांग्रेस के, पहले तो शॉर्ट में आपका वक्तव्य लेना चाहूंगी। ये भारतीय जनता पार्टी का बागेश्वर में चुनाव हारने के डर से सहमे हुए हैं। ये चुनाव बुरी तरीके से हार रहे हैं। इन्होंने उत्तराखंड के बेरोजगारों का शोषण किया है, इन्होंने उत्तराखंड के बेरोजगारों के साथ छलावा किया है, इन्होंने युवाओं पर संगीन धाराओं के तहत मुकदमे कायम किए हैं। ये पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ किसी का कोई एजेंट नहीं है, ना ही उत्तराखंड बेरोजगार संघ का वहां पर इस तरीका का कोई प्रोग्राम था, ऐसे कोई राजनीतिक सभा थी। ये पुष्कर सिंह धामी जी बॉबी पंवार से बुरी तरीके से डरे हुए हैं। इनको बॉबी पंवार से खौफ है, इनको उत्तराखंड बेरोजगार संघ से खौफ है, इसलिए इन्होंने बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार की गिरफ्तारी की है। बॉबी पंवार कोई गुनाह नहीं कर रहे थे वहां पर, ना ही बॉबी पंवार वहां पर कोई राजनीतिक सभा को संबोधित कर रहे थे, ना ही बॉबी पंवार ने किसी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में वहां पर जनसभा की थी। बॉबी पंवार भगवान बागनाथ के दर्शन के लिए जा रहे थे, वहां उनका पूजा अर्चना का कार्यक्रम था। इसी के तहत शासन प्रशासन की मिलीजुली भगत से वहां पर पुलिस द्वारा बॉबी पंवार को गिरफ्तार किया जाता है। हमारे साथी वहां पर राम कंडवाल जी हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है। हमारे नितिन दत्त जी हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है। कोरंगा जी को, उपाध्याय जी को, ये लोग सब साजिशन के तहत, इनको चुनाव हारने का खौफ है। ये बॉबी पंवार से डरते हैं, उत्तराखंड बेरोजगार संघ से डरते हैं, क्योंकि उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार आज उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं की आवाज है और भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विभिन्न मंत्रियों के इनके शासनकाल के दौरान हुए विभिन्न विभागों के भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार वहां पर हमारे बेरोजगार के अन्य सदस्यों के बुलावे पर गए थे, उनसे संवाद स्थापित करने गए थे, ना कि किसी जनसभा को संबोधित करने गए थे, ना ही किसी पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर हाथ रखने गए थे, ना ही उनके समर्थन में उनको समर्थन देने गए थे। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनके जो 40 स्टार प्रचारकों की वहां पर फौज स्थापित की है, उन लोगों द्वारा ये साजिशन के तहत आज ये लोग कह रहे हैं कि विधानसभा के लोग नहीं थे। क्या 40 लोग जो भारतीय जनता पार्टी वहां पर स्टार प्रचारकों की भेजी है, क्या वो बागेश्वर विधानसभा के हैं? क्या वो जो लोग वहां पर मंदिर परिसर में उपस्थित थे, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के बागेश्वर के लोग थे? ये कुल मिलाकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार को बदनाम करने की साजिश है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, उनके मुख्यमंत्री, उनके तमाम 40 स्टार प्रचारक ये कान खोल के सुन ले कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ और उत्तराखंड बेरोजगार संघ के पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी सदस्य हजारों की संख्या में बागेश्वर चुनाव में इनको सबक सिखाने का काम करेंगे और पूरी तरीके से करेंगे, पूरे दिल जान से करेंगे। आप बॉबी पंवार को गिरफ्तार कीजिए, तमाम साथियों को गिरफ्तार कर दीजिए, लेकिन बागेश्वर से आपको पटकनी देके रहेंगे, क्योंकि आपने उत्तराखंड के राजधानी देहरादून के अंदर 8 तारीख की रात को हमारी बहनों के साथ बीच चौराहे पे आपने उनको घसीट कर वाहनों में भरकर एकता बिहार के जंगल में छोड़ने का काम किया है, एकता बिहार के उस गंदे नाले में छोड़ने का काम किया है। आपने उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार एवं अन्य साथियों को 307 जैसी हार्म मर्डर की धाराओं के अंदर सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। हम उस बात को लेकर बागेश्वर की समस्त सम्मानित जनता के बीच जा रहे हैं, वहां के युवाओं के बीच संवाद स्थापित करने जा रहे हैं और सरकार के काले कारनामों को जनता के बीच दिखाने के लिए जा रहे थे। हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने न तो कांग्रेस प्रत्याशी के ऊपर को समर्थन दिया है, न हमने उत्तराखंड क्रांति दल के किसी व्यक्ति को समर्थन दिया है और न हमने भारतीय जनता पार्टी को देंगे। लेकिन हम वहां पर जनता को तय हकीकत बताने जा रहे थे। हम उत्तराखंड बेरोजगार संघ के लोग उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड के युवाओं को उत्तराखंड का युवाओं का जो शोषण हो रहा है उसको जनता के सामने लेके जा रहे हैं। हमने कोई गुनाह नहीं किया, हम मंदिर परिसर में कुछ नहीं कर रहे थे, वहां पूजा अर्चना के लिए जा रहे थे, विधि विधान से पूजा अर्चना होती, उसके बाद हम युवाओं से संवाद स्थापित करते। सुरेश जी, इसका भी जवाब लेंगे। तमाम राजनीतिक दल यहाँ पर मौजूद है, सभी से मैं शॉर्ट में पहले वक्तव्य आप लोगों के लूंगी, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सत्यवीर जी, आपसे शुरुआत करूंगी। आपने यहाँ पर दर्द देखा है, गुस्सा है कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया जब हम कुछ कर ही नहीं रहे थे, जब हमारी कोई रणनीति इस तरीके से नहीं थी, तो हमें किस बात की सजा दी जा रही है?
दिव्य दर्शनी जी बिल्कुल सेम उसी परिस्थितियों में और बिल्कुल वही आचरण और वही ट्रेंड बिल्कुल दिखता हुआ आज दिख रहा है कि किस प्रकार से छद्म युद्ध के माध्यम से कांग्रेस अपने पास तो चेहरा रहा नहीं उनके पास, किस प्रकार से अन्य लोगों को छद्म युद्ध के माध्यम से उनका प्रयोग किया जाए वो साफ दिख रहा है। और पीछे से जिस प्रकार अच्छा कॉन्ट्राडिक्शन देखिए, इनकी बात में कितना कॉन्ट्राडिक्शन है। इनको यही नहीं पता कि वास्तविकता मैं क्या बोल रहा हूं। कह रहे कि हमें किसी ने बुलाया नहीं, हम बागनाथ के दर्शन करने जा रहे थे, फिर कह रहे कि हमें बुलाया गया वहां पर। आप देखिए किस प्रकार से पर्दे के पीछे कौन सा खेल चल रहा है। मगर मैं आपको स्पष्ट कह दूं और आपके चैनल पे ऑन रिकॉर्डेड कह दूं, जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा ये मुंह छिपाते हुए भागेंगे, क्योंकि वहां पर हमारी जीत निश्चित है और भारी बहुमत से जीत निश्चित है। इनकी जमानतें जब्त होगी। और रोजगार के संबंध में तो मैं आपको बता दूं, ये क्या बोलते हैं दिव्या दर्शनी जी, जितना काम मुख्यमंत्री जी ने अपने कालखंड में किया, जितने भ्रष्टाचारी थे उनको एक के एक बाद एक कार्रवाई हो रही है। इससे ये लोग बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि इनके सबके तार उन भ्रष्टाचारियों से जुड़े थे। कल को जांच होगी, इन तक भी पहुंचेगी और इनकी भी जो इसमें सम्मिलित हो गिरफ्तारी होगी। माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से पूरे साल का कैलेंडर निकाला, 388 पटवारी आज की डेट में नियुक्त हो चुके हैं। 172 समथिंग और 172 के लगभग समथिंग जो आपके लेखपाल है उनकी भर्ती हो चुकी है और पुलिस की भर्ती हो चुकी है। और जिस प्रकार से अभी जो सहायक अध्यापक है 1431 उनकी भर्ती हो चुकी है। पूरा कैलेंडर किसी भी आज तक के 23 साल के कालखंड में किसी मुख्यमंत्री ने अपने कालखंड में निकाला हो वो मात्र पुष्कर सिंह धामी है। इससे इनकी बेचैनी है कि किस प्रकार से दूसरा जब इन्होंने देहरादून के अंदर की बात कर रहे हैं, किस प्रकार से इन्होंने वहम की स्थिति पैदा की थी। उसके बाद लगातार जब उनको छात्रों को नहीं, मैं उतना पूरा कर लूं जितना वो बोल रहे थे, उनका दुख वो तो उनका दुख दर्द है। मैं आप लोगों को राजनीतिक, आप लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं इसलिए मैं आप इनके साथ राजनीति कर रहे हैं। अगर इनको चुनाव लड़ना था, चुनाव आयोग ने डेट निकाली, वहां पर अपना कैंडिडेट खड़ा करते, वहां क्यों नहीं खड़े हुए? वहां पर क्यों नहीं जाते अपने युवाओं के बीच में बात करने? 40 लोगों की आप कौन सी पटवारी की भर्ती की बात कर रहे हैं? आप उसी पटवारी भर्ती की बात कर रहे हैं जो भर्ती परीक्षा निरस्त हुई है। पहले अपना अच्छा सुधारिए, फिर बोलिए। आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला। अपना अच्छा सुधारिए पहले। किसी राजनीतिक दल के नहीं है। ठीक है, वो अपनी परेशानी बता रहे हैं। वो बेरोजगार संघ के सदस्य हैं सर। अब क्या बात कर रहे हैं? युवाओं के साथ युवाओं की बात नहीं सुनेंगे आप लोग? क्या युवा के क्या राजनीतिक दल? सुरेश जी आपको रोकूंगी। सुरेश जी सुन लीजिए, एक मिनट। जो पटवारी 388 भर्ती हो 60 साल के थे क्या? जो 172 लेखपाल भर्ती हो 60 साल के थे क्या? आप बताइए। कंपटीशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, कंपटीशन नहीं। एक मिनट सुरेश जी एक मिनट शांत हो जाइए, मैं वक्तव्य ले रही हूँ। एक मिनट बताइए आपने कितने मुकदमे ठीक है सुरेश जी, आप एक बार शांत हो जाइए, मैं वक्तव्य ले रही हूँ। वक्तव्य ले रही हूँ। सुरेश जी एक मिनट, आप तो शांत हो जाइए, मैं कर रही हूँ। प्रकार से ये उपयोग करेंगे तो मुझे भी उपयोग करने का पूरा एक मिनट, आपको भी हक है। आप बहुत डिबेट कर रहे हैं, आप बहुत डिबेट इसी तरीके से है, इसी प्रकार से पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस के, इसीलिए इनके साथ खड़े। जैसे चाइना की छाप कांग्रेस के ऊपर है, चाइना की बात नहीं कर रहा, बेरोजगार कांग्रेस के साथ है। इनके तमाम नेता वहां फोटो खिंचवाते हैं। सुरेश जी कांग्रेस पार्टी से सीधा सीधा जुड़े। और मैं बता दूं, बागेश्वर में तुम्हें मुंह दिखाने की जरूरत नहीं। मुंह दिन भाग के चलोगे फिर रिजल्ट आएगा। जमानत पे जाओगे, क्यों नहीं मुंह आ जाते? हमारे सारे साथी खड़े हो गए, क्यों नहीं खड़े हो जाते? क्यों नहीं खड़े हो जाते सारे? एक मिनट शांत होइए सुरेश जी मैं आपको रोकना चाहूंगी सर, आपको रोकना चाहूंगी। एक मिनट आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, आप रुक जाइए। आप गलत कह रहे हैं सुरेश जी, आपको बोलने का मौका मिलेगा। सुरेश जी आपको बोलने का मौका मिलेगा, आप शांत हो जाइए। ठीक है ठीक है, अगर ये लगातार बोलेंगे और उसके बाद आप ठीक ठीक करोगे तो मैं बोलूंगा भ्रष्टाचार। मैं रोक रही हूँ सर। इनको यही नहीं पता कि आप रुक जाइए ना, आप राजनीतिक दल है, आप राजनीतिक दल है, आप अपना आप कौन सी पटवारी की तो हमने क्यों बुलाया? फिर राजनीतिक दल है, हमें बोलने का अधिकार नहीं है क्या? आपने बोला ना, अपना वक्तव्य रखा ना। आप एक मिनट 10 मिनट लगातार बोले, मैं इनके वो बीच में बेरोजगार संघ अपनी परेशानी बताएंगे सर। आप किससे लड़ रहे जवाब दे रहा हूँ। क्या आप उसको उनको नहीं बोल रहे हैं सर? एक मिनट रुक बार जाइए, बार बोल रहे बेरोजगार एक संघ मिनट रुक जाइए। हमने किसी को बुलाया? उनको बिठा देते हैं सारे के सारे। देश के कोने आप कोने के सत्ता अंदर पक्ष आपको कोने सुनना में पड़ेगा। तुम्हारा दर्द देख रहा हूँ। जो तुम्हारी राजनीतिक इच्छा थी वो राजनीतिक इच्छा खत्म हो गई 2022 में। वो राजनीतिक धराशायी हो गई। उसके बाद हमने हरिद्वार चुनाव जीता, उसके बाद गोपेश्वर चुनाव, चंपावत चुनाव जीता। यहाँ गोपेश्वर में तुम्हें नाक रगड़वा देंगे यहाँ पर बागेश्वर की जनता। आशीष जी, यहाँ पर जो है बेरोजगार संघ और बीजेपी में आमना सामना जैसे कोई राजनीतिक दल है।
ये आपने देख लिया। कांग्रेस भी ऐसी बौखलाई हुई है कि यहाँ पर अध्यक्ष जो हैं उनको गिरफ्तारी की गई। आपको किस बात से परेशानी है? देखिए मैडम, अभी जो डिबेट हो रही है इससे साफ दिखता है कितनी नफरत है भाजपा के अंदर बेरोजगारों के प्रति। आप देखिए उनसे लड़ने को तैयार हो रहे हैं। अगर वो आपके सामने होते हैं हमारे भी देते। आपका आचरण क्या है भारतीय जनता पार्टी का? आपके अभी एक मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने सड़क में मार कुटाई करी। आप लोग डिबेटों में मार कुटाई करने को तैयार हैं, तो आप किस तरीके का काम कर रहे हैं? और इतना गुस्सा एक बेरोजगार युवाओं के ऊपर आपका, ये तो बिल्कुल ही निंदनीय है। आप इतने भावुक और इतना चिल्लाने लगे जैसे कि ये कोई पार्टी होगी। वो कोई पार्टी नहीं है। उन्होंने कभी ना उनका कोई प्रत्याशी है ना कुछ है। आप लोगों का ये डर है, धाकड़ धामी की ये बौखलाहट है। धाकड़ धामी को कहीं ना कहीं लगता है कि हम हारने वाले हैं, तो ये हमारे स्टार प्रचारकों पर हमला कर रहे हैं। और कितना कॉन्फिडेंस है भाजपा के अंदर। हमारे स्टार प्रचारक आप बोल भाजपा के दिया। अंदर आप चलो कबूल तो लिया, हमारे स्टार धन्यवाद, आपने बोल दिया। आपने हमारे स्टार प्रचारकों को परेशान कर रखा है। अरे तो ही तो कह रहा हूँ, आपने मान लिया। आपके अंदर इतना डर है, आप तो एक बेरोजगार से डर रहे हैं। उनकी बात को भी आपने स्पष्ट कर दिया। एक मिनट पार्टी अलग है। वक्तव्य बोलने दीजिए, फिर बहस तो मैं तो इसलिए, मैं केवल टोक में इसलिए बोला था कि वो बेरोजगार संघ वाले मना कर रहे थे कि हम उनसे जुड़े हुए नहीं। इन्होंने बोल दिया कि हम हमारे स्टार प्रचारक है। मैं तो इसी बात को कौन है स्टार प्रचारक सर? स्टार प्रचारक आशीष जी, क्या बेरोजगार संघ के अध्यक्ष आपके स्टार प्रचारक हैं? अभी तो बोला इन्होंने, अभी बोला इन्होंने। ये हमारे जो स्टार प्रचारक भी जो जा रहे हैं वहाँ, उन्हें भी अपने आप कबूल लिया। ये तो करण मारा भी कह रहे हैं। करण मारा ने अपने स्टेटमेंट्स में कहा है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको भाजपा के कार्यकर्ता जो है प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तो हमने नहीं सुना कि बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष हैं वो भी इनके स्टार प्रचारक में शामिल है। इन्होंने खुद कबूल लिया। अभी ये बोल रहे थे बेरोजगार संघ के प्रवक्ता कि हमारा कोई संबंध नहीं है। ऑफिशियल कुछ नहीं है, ऑफिशियल कुछ नहीं है। ठीक है, डॉक्टर पंकज पेनुली, मुंह पे आई जाती है। डॉक्टर पंकज पेनुली, यूकेडी भी चुनाव लड़ रही है। एक मिनट, यूकेडी भी चुनाव लड़ रही है। बागेश्वर में जो परिस्थितियां बन रही हैं, नो डाउट कांग्रेस बीजेपी में आमने सामने एज यूजुअल टक्कर हो रही है। लेकिन आज का जो घटनाक्रम है इसे कैसे देखते हैं आप? राजनीति का और भारतीय लोकतंत्र का काला दिन है। जिस दिन आर्टिकल 19 की हत्या करती है एक सरकार, इन्होंने आरोप लगाया कि बॉबी पवार कांग्रेस का एजेंट है। मैं कह रहा हूं हाँ है, लेकिन क्या उसको अधिकार नहीं है बागेश्वर में जाने का? उसको अधिकार नहीं है बागेश्वर में सभा करने का? या बागेश्वर में अगर वो जाता है तो आपने क्या क्या धाराएं लगाई है? आर्टिकल 19 के अंदर आर्टिकल 19A में बोलने की आजादी इसी संविधान ने हमें दी है। बी में सभा करने की आजादी इसी संविधान ने हमें दी है। आर्टिकल 19D में पूरे देश में आप भ्रमण कर सकते हो, निर्बाध भ्रमण कर सकते हो, इसकी आजादी हमें आर्टिकल 19 भारतीय संविधान देता है। लेकिन अगर भारतीय संविधान को कुचला जाएगा, और कौन सी धाराएं हैं? आर्टिकल IPC 147 दंगा, वहां कौन सा दंगा हो रहा था भाई? दंगा कराने की धारा आपने लगाई। आर्टिकल 188 ऐसा कोई आदेश जिसमें आपने वो आर्टिकल 186 IPC में क्या है कि लोक सेवक को कार्य करने से रोकना। बॉबी पवार ने कौन से ऑफिस में जाके, किस अधिकारी को जाके उसने रोका काम करने से चुनाव आयोग का? और सबसे इंटरेस्टिंग जो धारा लगाई है वो लगाई है आर्टिकल IPC 171G। ये बोलता है, मेरे को थोड़ा टाइम देना, ये बोलता है जो कोई किसी चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के इरादे से कोई बयान देता है या प्रकाशित करता है जो कि तथ्य का एक बयान है, जो झूठ और जिसे वह जानता है कि यह झूठ मानता है, व्यक्ति चरित्र के संबंध में वो नहीं करता है, विश्वास नहीं करता है। तो अब उसका ये देख लीजिए कि हमारे तो आज के जो गृह मंत्री है, उन्होंने कहा चुनावी जुमले हैं वो बोल दिए जाते हैं, क्या वो चुनाव को प्रभावित नहीं करते? जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है, जो चीजें उसमें बोली जाती हैं, क्या वो चुनाव को प्रभावित नहीं करते? डॉक्टर पनुलू, मैं इसमें एक चीज और ऐड कर दूं, जो कहा गया है कि क्यों बॉबी पवार की गिरफ्तारी हुई है, उनमें से एक वजह यह भी है कि देहरादून में उन पर एक मुकदमा दर्ज है और उनको कहा गया था कि आप देहरादून के दायरे में एक स्पेसिफिक एरिया में रहकर अपने मतलब संगठन के कार्य कर सकते हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते। वो संगठन का कार्य करने गया था या वो बागनाथ के दर्शन करने गया था या इलेक्शन में गया था? आर्टिकल 19 हमें इजाजत देता है ना। अगर विजय माल्या, नीरव मोदी ये सब देश छोड़ के भाग जाते हैं, तब ये पुलिस कहां थी? और कोई भी ऐसी धारा नहीं लगी है जिसमें ये लिखा गया हो कि उसको इसमें गिरफ्तार करा गया है। ठीक है,
ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 147 कौन सा दंगा हो रहा था, या आर्टिकल 186 कौन सा उसमें जो है बॉबी पवार ने कौन से ऑफिस में जाके या कौन से सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करी है, ये बीजेपी बता दे। ठीक है। क्योंकि सीधा सीधा है कि 56 इंच का सीना और धाकड़ धामी वहां पे भुस हो रहे हैं, वहां पे उनकी जो जनता है, जनता उनको सबक सिखाने के मूड में है। उन्हें पता है कि अगर बॉबी पवार आएगा तो ये हमारे खिलाफ ही करेगा, इसीलिए उन्होंने उसको जाके ठीक है। जेल में वीरेंद्र शर्मा जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर? शॉर्ट में पहले वक्तव्य बता दीजिए, फिर चर्चा का समय हम लेंगे। देखिए दिव्या जी, जो ये आज की घटना है, इसमें मैं इसको दो एंगल से आपको बताना चाहूँगा कि इसके पीछे क्या मकसद है और क्या क्यों ये सब चीज़ें चल रही है। अब जब ये बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष है बॉबी पवार जी, इनका जो टाइमिंग है वहाँ दर्शन के बहाने जाने का, वो थोड़ा सा इस वक्त उसको अगर देखा जाए तो वो राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा। क्योंकि अब इन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दिया कि जी हम उसके बाद अपने युवाओं से संवाद करेंगे। देखिए ये समय संवाद का मेरे हिसाब से, जब वहाँ पे ऑलरेडी चुनाव प्रचार बड़ा जोरों शोरों पे है, तो चाहे वो विपक्ष है चाहे वो सत्ता पक्ष है, कोई भी पार्टी उसको चुनावी एंगल से ज़रूर देखेगी। अब बीजेपी ने जो उनकी गिरफ्तारी का जो आज आरोप बीजेपी के ऊपर लग रहा है, क्योंकि सरकार में बीजेपी है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार के ऊपर ही आरोप आएगा। अब प्रशासन के ऊपर बीजेपी का दबाव है या नहीं है, ये तो वहाँ की स्थिति वहाँ के लोग ही अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। पर मेरा सोचना तो ये है शायद कि ये जो प्रशासन को, जो वहाँ पे प्रशासन है, उनका अपना उनके अपना भी तो थोड़ा सा ज्ञान होगा, अपना भी तो उनका व्यू होगा, उनका अपना भी तो सोचना होगा कि हम जो स्टेप ले रहे हैं क्या ये सही है कि गलत है। कहीं ना कहीं एंगल तो ये जुड़ता हुआ दिखता है कि ये थोड़ा बहुत राजनीतिक हो सकता है। क्या पता उनकी भी कुछ मंशा और हो। सरकार को एक पटकनी देने का उनका भी एक इरादा है कि उनके जो मुद्दे हैं बेरोजगारों को लेके सरकार के सामने जो अपनी बातें लेकर वो लोग जाते हैं, तो शायद उनको एक मैसेज देने का उनका एक तरीका है। अब ये लेकिन उनकी जो टाइमिंग है और ये जो प्लेस उन्होंने चुना है बागेश्वर में इस टाइम उपचुनाव की प्रक्रिया चल रही है ना, और वहाँ आचार संहिता है, तो इस वक्त आपको ये सारी चीज़ें आई थिंक सो परमिशन नहीं होती है कि आप इस तरीके की वो करें। अगर आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते तो आपके पास राइट है, हमें संविधान इसकी आज़ादी देता है, जैसा हमारे पैनुली जी ने कहा, आप खुलेआम करिए, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन वीरेंद्र जी यहाँ पर जो एक सवाल उठाया है पैनुली जी ने, वो वाजिब भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो धाराएं आप लोगों ने लगाई हैं, वो जरूर वो किस बेसिस पे कि आपने कहीं बवाल नहीं किया। वो तो एक ऐसा होता है, देखो कोई भी शासन प्रशासन जो काम कर रहा होता है, अब उसको उनको कुछ ना कुछ तो भाई अपना कोर्ट में दिखाना पड़ेगा ना। लेकिन किस एलिगेशन के तौर पर? सर देखिए 307 अगर आप किसी पे लगाते हैं, जो हाफ मर्डर बोला गया है, 307 की धारा आपका पूरा करियर बर्बाद कर सकती है अगर किसी पे भी लगा हो। ठीक है, अगर ये लगाते हैं तो आपको सोचना चाहिए, आप किसी पे भी ऐसा धारा नहीं लगा सकते। तो आप जो धाराएं लगा रहे हैं, कम से कम कुछ तो लगाइए, कुछ तो उसको सोच के लगाइए। नहीं, वो बात ठीक है, परंतु अब धाराएं देखो ऐसा है, मेरे हिसाब से धाराएं कोई बीजेपी तो नहीं लगाती, ये नहीं, तो मैं प्रशासन की बात कर रही हूं, मैं प्रशासन की बात कर रही हूं। और प्रशासन एक पढ़े लिखे आईएएस होते हैं वो। अब इतना मेरे हिसाब से अगर ये सब चीजें वो लोग इस तरीके से किसी का करियर खराब करते हैं तो वो गलत बात है। पर वैसा मेरे को लगता नहीं है कि हो सके उन्हें इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज दिखती हो। सर अगर दंगा फैलाने का दंगा हो नहीं रहा है और आप दंगे की धारा लगा रहे हैं, ये बात ठीक है इनका, लेकिन शंकाएं जताई जाती है ना। देखिए ये चुनावी मान लो कोई घटना घटित हो जाती है, आप दंगे अगर नहीं, सर देखिए आप हिरासत में ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन आप लेकिन एक अजम्पशन के तौर पर आप धारा नहीं लगा सकते। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है कि ये परमानेंटली, ये तो टेम्परेरी है। आप खुद ही सुन लेना 2-4 दिन बाद जब इलेक्शन शांत हो जाएगा, ये सारी चीजें बॉबी पवार का आगे नाम इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा कि धारा इतनी लगी थी। मैं आपको बता दूं ये सारे चुनावी स्टंट होते हैं और ऐसा भी नहीं है कि ये परमानेंटली उनको इस तरीके का। ठीक है सुरेश जी,
ये समय जो बॉबी पवार ने चूज किया, जो बेरोजगार संघ ने चूज किया, वाकई कहीं ना कहीं संशय तो पैदा करता है सुरेश जी, ऐसा नहीं कह सकते। देखिए बागेश्वर उपचुनाव, इससे पहले आप लोग क्यों नहीं गए वहां पे बेरोजगारों से बात करने? देखिए, हिंदू की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, उसके तमाम नेता, क्या हिंदुत्व की बात करने वाले व्यक्ति, जो एक धार्मिक स्थलों पे पूजा पाठ करने का कोई समय होता है क्या? धार्मिक स्थल पर व्यक्ति कभी भी जा सकता है, किसी भी दौरान जाता है। शर्मा जी का ये कहना कि समय की कोई पाबंदी नहीं, कोई भी धार्मिक स्थल सुबह से लेकर शाम तक रहता है। लेकिन क्या ये सच नहीं है की आजादी का भी उल्लंघन कर सुरेश रहे जी, हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या ये सच नहीं है कि उसके बाद दर्शन ही एक मेन मोटिव नहीं था, आप लोग युवाओं से मिलने जा रहे थे, आप लोग बात करने जा रहे थे? आशीर्वाद बॉबी पवार के साथ है। बाबा बागनाथ का आशीर्वाद, भले ही प्रशासन के लोगों ने उनको वहां नहीं जाने दिया, वहां पूजा अर्चना नहीं करने दी, लेकिन उनका आशीर्वाद फिर भी वहां उनके साथ है। और वो बागेश्वर, जहां जो ये बात कर रहे हैं शर्मा जी कि वहां पर राजनीति किसी प्रकार का उसको प्रभावित करने की कोशिश थी, हमने वहां पर कोई सभा आयोजित नहीं कर रहे थे, वहां पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित नहीं कर रहे थे। प्रशासन के लोगों का कहना कि ये चुनाव को प्रभावित कर रहे थे। वहां पर आप देख सकते हैं, तमाम सोशल मीडिया में दिख रहा है कि वहां पर लोग कितने थे। ये कह रहे हैं धारा 144, धारा 144 क्या कहते हैं कि आप 5 से अधिक लोगों का एक समूह कहीं पर एकत्रित नहीं हो सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पीछे से चल रही फौज, क्या वो धारा 144 का उल्लंघन नहीं है? तो वो क्या तो कांग्रेस के साथ भी है सुरेश जी, वो तो कांग्रेस के साथ भी है, जिसका वो आपको एजेंट होने तमाम का आरोप राजनीतिक लग रहा है दलों आप के पर। साथ है, तमाम सुरेश जी- राजनीतिक। क्या आपने कांग्रेस के किसी नेता को गिरफ्तार किया? नहीं, सुरेश क्या जी, आपने आप उत्तराखंड बात को क्रांति दल समझ के किसी नहीं। नेता को गिरफ्तार किया? आप क्या भी- आपने किसी अन्य दल के नेता को गिरफ्तार किया? सर, आप मेरी- आपने बॉबी पवार को गिरफ्तार क्यों किया? इसका जवाब बागेश्वर की जनता आपको देगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग, हिंदुत्व पर बात करने वाले लोग, आज एक हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले व्यक्ति को आज मंदिर परिसर में नहीं जाने देते, पूजा अर्चना नहीं करने देते, और जो कहते हैं कि धार्मिक स्थान को राजनीति का अखाड़ा, आपने राम मंदिर को राजनीति का अखाड़ा बनाया, आपने तमाम धार्मिक स्थलों को राजनीति का अखाड़ा बनाया। अगर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार किसी धार्मिक स्थल में किसी भी कार्य को शुभारंभ करने के लिए, सुरेश जी, वीरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? थोड़ा शॉर्ट में बोलेगा सर, अब क्या और भी बुरा है? माने। सुरेश जी, आपका जवाब देना आपकी बात का जवाब मैं देना। देखिए, पहली बात तो आपने मेरी बात को गलत समझा। मेरा कहना क्या था? मेरा कहना ये कि अभी ये चुनावी सरगर्मियां हैं, तो बॉबी पवार की जो टाइमिंग है वो मैंने कहा चुनाव गलत है। सरगर्मियां हैं। सुनिए हम आप सुनिए जनता को बताना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामे। अरे साहब, हम आप बताना तो- चाहते हैं कि इन्होंने युवाओं के साथ क्या किया। नहीं, हम फिर बताना आप चाहते हैं कि इन्होंने उसके लिए और हमारी दिन बहनों भी के है, साथ क्या किया देहरादून 8 भी है फरवरी उसके को। लिए। इन्होंने हमारे साथ क्या किया 9 फरवरी को। अरे, इन्होंने कहीं ना कैसे कहीं मुकदमे करे हम सुरेश पे। जी, इनके तो कहीं ना विभाग कहीं से आप ये हैं। मानेंगे ना कि आप युवाओं को प्रभावित करना चाह रहे थे बागेश्वर उनको में। जगाना चाहते हैं, उनको सुरेश समझाना जी, चाहते हैं। नहीं, ठीक है, आप सुरेश जी, कहीं ना कहीं आप ये मानेंगे, मेरी बात का जवाब दीजिए। सुरेश जी, आपकी बात समझ में आ रही है, लेकिन क्या आप आज इस बात को मानेंगे कि कहीं ना कहीं आप प्रभावित करना चाह रहे थे राजनीति युवाओं झलकती है को? सर, झलकती है राजनीति। आप नहीं, आप अपने संघ पॉलिटिकली के- तरीके से बात हमारे कर रहे हैं। बेरोजगार संघ के सदस्य हैं वहाँ पे, हमारे बेरोजगार संघ के तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता हैं वहाँ पे। कार्यकर्ता, हम देखिए, उनसे इनकी मिलने जा बातें रहे हैं, झलक रही है, हम नहीं। उनसे संवाद उनकी करने जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनको उसमें वो समझाने नेता जा रहे है, हैं किस उसके तो तरीके- ऑर्गेनाइजेशन में कार्यकर्ता तो क्या होंगे ना। ठीक क्या है, आप वोट के लिए कन्विंस नहीं कर रहे हैं लोगों ठीक को? है, सुरेश क्या आप जी। सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं? ठीक है सुरेश जी, बागेश्वर जवाब में- ले लेते हैं। अगर आप शांति से सुनेंगे सर, आपको बोलने का मौका मिलेगा। आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष भी आप आराम से सुनिएगा, फिर उसके बाद मैं आपका पक्ष भी लूंगी जी। इन्होंने टारगेटेड किया हिंदू को और मंदिरों का बात करने। अभी जो 492 साल से प्रत्येक हिंदू की जन भावना थी कि राम मंदिर बनना चाहिए, उसका जिस प्रकार से निपटारा हुआ भारतीय आपने जनता क्यों पार्टी रोका? ने, अब मैं आपके क्यों बीच में रोका? मान्यवर नहीं बोला हूँ, एक मिनट मैं आपके बीच में नहीं सुरेश जी, बोला मान्यवर। आप सुन लीजिए पूरी बात, आप अपनी बात पूरी करें, लेकिन बेरोजगारों पर बोलिए सर, मैं सब प्लीज। बोलूंगा, मैं हर बात बोलूंगा, उनकी राजनीतिक जितने भी उद्देश्य है उन सब पे भी बोलूंगा। जो 492 साल के बाद जिस प्रकार से प्रत्येक भारतीय की जनभावना थी कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, उस मानसिकता को नस्ता नाबूद करना चाहिए जिसने कि हमारे राम मंदिर को जिस प्रकार से खंडित किया था, उसका किस प्रकार से भव्य निर्माण हो रहा है। मैं न्योता देता हूं इन सभी को, जाइए, उससे बड़ा अभी धार्मिक कार्य पूरे भारत में नहीं हो रहा है। वहां पे जाइए, वहां पर अपनी श्रद्धा दिखाइए, वहां पे श्रम करिए, वहां पे ईंट लगाइए, वहां पत्थर लगाइए, वहां रेत उठाइए, वहां लोहा उठाइए, सारा का सारा उसके द्वार सभी के लिए खुले हैं। सुरेश जी, और ठीक है, रही ठीक है, ठीक है। अच्छा, और खुले हम दूसरा जाएंगे, दूसरा दिन को भी दूसरा जाएंगे, रात को भी
जाएंगे। ऐसा है साहब, ठीक या है, तो आप सुन एक लीजिए, मिनट, सुन ठीक लीजिए, है, ठीक या है, तो सत्यवीर जी आप आगे बोलिए, प्लीज आगे बोलिए। और सबसे बड़ी बात ये रही कि यहाँ पर इस चर्चा में जो सामने निकल के है, कांग्रेस ने बोल दिया हमारे स्टार प्रचारक है, उधर से यूकेडी के प्रवक्ता ने बोल दिया कि अगर उनके एजेंट है तो क्या दिक्कत, यहां तक कि यूकेडी वाले भी ये मान रहे हैं कि पूरा का पूरा पीछे से जिस प्रकार से कटाक्ष भी समझा कीजिए ना, समय समझते, हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, हम भी धरातल पे रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं और सब कुछ हमारे पास भी अपडेटेड रहता है। ये उन्होंने भी प्रक्षोभ रूप से माना कि किस प्रकार से पीछे से सपोर्ट दिया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के पास तो अपने चेहरे नहीं बचे, किस प्रकार से धाराओं पे भी बात करूंगा, दूसरा किस प्रकार से टूल किट को समय समय पर उपयोग करना, उनका प्रयोग करना, वो कांग्रेस से अच्छा कोई नहीं जानता। इस समय किस पिछले जब से धामी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से युवाओं की भावनाओं के आधार पर जब से काम करना शुरू किया, मैंने आपको आंकड़े गिनाए, 1431 सहायक अध्यापक, ये सारे के सारे 60 साल के तो है नहीं, ये होंगे 20 से 17 साल से उम्र से शुरू कर लीजिए, ये 30 की उम्र के लगभग होंगे, तो ये भी सारे के सारे रोजगार हो गए, ये भी युवा हो गए। उसके बाद 388 पटवारी होते हैं, वो भी कोई 60-70 साल के नहीं है, वो भी इसी एज कैटेगरी में आते। 172 अगर लेखपाल भर्ती आते, वो भी सभी इसी में आते, क्योंकि इनके पास जब ये सारे के सारे रास्ते बंद हो रहे हैं भ्रष्टाचार के, और जो भ्रष्टाचार में सम्मिलित है उनको कैसे पीछे पहुंचाया जा रहा है। और एक सबसे बढ़िया जो कल फैसला हुआ है कैबिनेट के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री ने जो फैसला किया है कि जो लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होगा कोई राजनीतिक दल से नहीं होगा। ये देखिए कितना बड़ा फैसला है, किसी का कोई बयान नहीं आता कि कितनी दूरदर्शिता दिखाई, ना उसका कोई सदस्य राजनीतिक पार्टी से होगा, और 21 भर्तियों का वो भी कैलेंडर निकाल दिया है, और पहले से दूसरा जो कैलेंडर निकला हुआ है और उसके अनुसार सारी भर्तियां हो रही है। यही नहीं, किसी राज्य के पूरे भारत में उठा के देख लीजिए कि उसी महीने भर्ती होती है, उसी महीने रिजल्ट निकलता है, उसी महीने नियुक्ति मिलती है। इतनी पारदर्शिता केवल या तो IIT के एग्जाम में होती है, या IAS के एग्जाम में होती है, या ठीक है सत्यवीर जी, एक मेरे सवाल का जवाब आप दे दीजिए, मेरी सवाल का जवाब दे दीजिए। ठीक है, धाराओं की बात अगर आप कर रहे हैं, टाइमिंग अगर उनकी खराब है सर तो आप लोगों की खराब नहीं है। जब लाठी चार्ज हुआ था तो कितनी किरकिरी आप लोगों की हुई थी, और ये सब जानते हैं, बात इसकी नहीं है कौन सही है कौन गलत है, लेकिन समय आप लोगों का भी खराब। आप लोगों ने क्या किया, अपने पैर पे आप लोग कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं? अगर वो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष वहां पर गए थे तो क्या उन्हें बिठा के बात नहीं की जा सकती थी? क्या प्रशासन उनसे अलग में बात नहीं किया जा सकता था? इतनी संगीन धाराएं आप लगा देंगे? दिव्या दर्शनी जी, आपकी तमाम डिबेटों में आए थे, उस समय भी हम डिबेटों से नहीं भागे। जिस प्रकार से जब युवाओं को किस प्रकार से बहकाया गया, उसके बाद जब युवाओं के जब कैलेंडर तो पहले ही निकल गया था 1 साल का कि कब कब एग्जाम है, जब उन लोगों के ऊपर भी केस लगे, उन्होंने कहा कि हमको बहकाया गया, हमको फुसलाया गया, हमको दूसरे तरह के प्रलोभन दिए गए, तब वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने छात्रों की पीड़ाओं को समझते हुए, बड़ा हृदय दिखाते हुए उनके केसों को बेरोजगारों को किस बात का प्रलोभन सर? कैसा प्रलोभन? अरे प्रलोभन देने के यहाँ एक से एक है, मैं आपको बता रहा हूँ, बात पूरा कर लेता हूँ। दूसरा भी पेनुली जी ने बोला है कि क्या बोलते हैं कि IPC, पहले तो मैं बताना चाहता हूं, अभी सत्र खत्म हुआ। एक्चुअल में क्या होता है, विपक्ष यही ध्यान नहीं रखता कि संसद के अंदर क्या हो रहा है। संसद के अंदर बैठेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि भाई संसद के अंदर क्या हुआ। IPC चेंज हो गया, एविडेंस एक्ट चेंज हो गया, CRPC चेंज हो गया, और वो स्टैंडिंग कमेटी के पास चला गया। 158 से अधिक मीटिंगें हुई है। जब इनके पास अपडेटेड रहेगा तो इसी प्रकार के सामने आपकी चर्चाओं में आएंगे। IPC सत्यवीर भाई, अभी चेंज नहीं हुआ है, अभी स्टैंडिंग कमेटी के पास है, स्टैंडिंग कमेटी उसे रिव्यू करेगा, रिव्यू के बाद दोबारा आएगा। मेरी बात सुनिए, संसद के पटल पर जब रख दिया जाता है, सुनिए मैं तो सुनिए, 158 मीटिंगें हुई है, संसद के पटल पर आई है, उसमें से प्रत्येक मीटिंग में गृह मंत्री जी रहे हैं। वो स्टैंडिंग कमेटी के पास इसलिए गया कि कौन से इसमें कोई और बदलाव की शंका है या आशंका है, उसके लिए गया, बाकी वो सेम के सेम है। और अभी उन्होंने कहा 19A, B और D का उन्होंने जिक्र किया, उसमें चुनाव आयोग को पूरी की पूरी शक्ति है कि अगर उसको लगता है, और इस समय जब 140 धारा लगती है, उसको पूरा का पूरा कोई किसी की बहकावे वाली कोई रैली तो नहीं कर रहा है, या किसी चुनाव आयोग ने कार्रवाई नहीं करी है सर, प्रशासन ने कार्रवाई करी है, चुनाव आयोग का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। चुनाव आयोग किस जो सारे के सारे अभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता है, वहां पे किसके अंडर में काम करता है? चुनाव आयोग के अंडर में करता है ना, कोई सरकार के अंडर में तो काम नहीं करता। तो चुनाव आयोग ही तो शक्तियां देता है उनको। तो क्या आप लोगों ने विजुअल्स देखे वहां पर बवाल दंगा होता हुआ देखा आप लोगों ने वहां पर? मतलब आप ये चाह रहे कि वहां दंगा हो जाता, उसके बाद आप कहते हैं आप ये कह रहे हैं कि आप नहीं, सत्यवीर जी नहीं, सत्यवीर जी नहीं, परिस्थितियां हैं नहीं, आप ये देखिए, आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, हम प्रोएक्टिव है, आप क्या कह रहे हैं, आप ये कह रहे नहीं, हमने तो सोच लिया था कि बवाल होगा इसलिए पहले बवाल
लोकपाल की धारा लगा दीजिए। आप रोक नहीं सकते थे, धारा लगानी जरूरी थी। आप धारा कब लगाते हैं? जब आपके पास एविडेंस होता है कि ये हुआ है और इस पर कार्रवाई होगी। आप लोग अपने खुद ही से अजम्पशंस पे कैसे धाराएं लगा रहे हैं सर? जिसने मर्डर किया ही नहीं उस पे मर्डर की धारा लगा देंगे आप? दिव्या दर्शनी जी, आपने जिनकी बाइट चलाई है वो कोई समूह गौ श्रेणी का कोई अधिकारी नहीं है, वो आईपीएस रैंक का अधिकारी है। वो इतना किसी के बहकावे में आ सकता है, उसको भी 307 भी इन्हीं आईपीएस ने लगाई थी। अपने ऊपर जिस प्रकार से काम 307 भी इन्हीं आईपीएस ने लगवाई थी, ऐसी आईपीएस अधिकारी थे। आशीष नौटियाल जी, ठीक है आशीष नौटियाल जी, सर आप लोगों ने बहुत डिटेल में बात कर लिया। पटल पर आना है तो क्यों नहीं आ जाते? भारतीय संविधान सभी को ये अधिकार देता है। क्यों पीछे किसी के पीछे लघु बन के काम कर रहे हो? क्यों नहीं सामने आते? क्योंकि हमने देखा है कि कन्हैया कुमार को भी किस प्रकार से कांग्रेस ने सपोर्ट किया था और बिहार में चुनाव में उसको खड़ा किया था अपनी पार्टी से, और वहां उसकी आशीष जमानत नौटियाल जी, ऐसा हुई थी क्यों बेगूसराय है में। कि ऐसा क्यों है कि वो तो अपनी एक आइडेंटिटी है, बेरोजगार संघ अपनी एक आइडेंटिटी है, कांग्रेस का नाम उसमें कहां से आ गया? ये मुद्दा आप लोगों का जरूर था इस चुनाव के लिए, बेरोजगारी आपका मुद्दा था, लेकिन ऐसा क्यों है कि बॉबी पवार को जो है आपसे जोड़ के देखा जा रहा है? मैडम देखिए, जिस भी समाज में जिसके साथ भी अन्याय होता है, विपक्ष उसके साथ खड़ा होता है। आज हम भी विपक्ष में, हम भी खड़े हैं। अगर आप होते तो आप खड़े होते। तो विपक्ष का तो काम है खड़ा होना, जिसके साथ अन्याय होगा। अभी आपने बताया सत्यवीर भाई ने कि हम प्रोएक्टिव है, हम तो पहले ही सब कुछ भाप लेते हैं। इन्हें पहले ही इन्होंने भाप लिया कि ये वहां गया और जरूरी चुनाव को प्रभावित कर सकता है, इन्होंने उसको उठा के बंद कर दिया। एक बात बताएं मैडम, चुनाव को प्रभावित करने के लिए तो इतने लोग जा रहे हैं जो जा रहे हैं। अगर आज बीजेपी ने अपने जो इतने सारे स्टार प्रचारक भेजे, जो कांग्रेस स्टार प्रचारक भेज रहा, किस लिए भेज रहे? चुनाव के लिए तो भेज रहे कि चुनाव भैया वो उसके पक्ष में आए, इसके पक्ष में आए। अगला अगर आदमी जा रहा है तो आपको डर किस बात का है उससे? वो अच्छा, क्या स्कूल कॉलेज बंद हो चुके हैं? वो अगर जा रहा है तो अपने छात्राओं से तो मिलेगा, कहीं ना कहीं किसी बेरोजगार से मिलेगा, तो उससे क्या दिक्कत है? अगर वो बेरोजगार के बीच में कोई बात रखना चाहता है तो उससे क्या परेशानी है? सब भीड़ इकट्ठी होती है, इसकी तो कोई भीड़ की कोई बात ही नहीं भी कितनी भीड़ इकट्ठी होने वाली है, क्या होना है। एलआईयू की ऐसी रिपोर्ट क्या आपके पास कि इतने लोगों को जाके कहीं कोई हमला कर देगा, क्या करेगा? ऐसा कुछ था आपके पास क्या? सिर्फ आपने भांप लिया कि अगर ये गया तो चुनाव तो पहले ही हम लोग हार रहे हैं, अब और ज्यादा चुनाव प्रभावित होगा, इसलिए आप लोगों ने ये बात करी। राम मंदिर का जहां आप कह रही है हमने बनाया, वो कोर्ट का फैसला है, आपने नहीं बनाया। आप हर चीज, अच्छा एक बात है, अब ये बोलते हैं कि वो तो अधिकारी है, उसकी तो अपना विवेक है, उसने करा सब कुछ उसने करा। एक बात बताएं, चांद में जो भेजा हो तो इसरो ने भेजा, और उसके बाद कह दिया मोदी है तो मुमकिन है। किस बात में मुमकिन है? आप इस बात को भूल गए इसरो बना कब था? तो हर चीज में भारतीय जनता पार्टी वाले जो है ये तानाशाह हैं, और इनकी तानाशाही इतनी बढ़ चुकी है किसी को जीने नहीं देना चाहते। अगर अगला आदमी जा रहा, ना तो किसी पार्टी का है ना कुछ। आज की डेट में क्या हो गया, दो ही हो गई पार्टियां का, मतलब दो पार्टियां, बीजेपी है कांग्रेस है। अगर कोई देखा हमारे अगेंस्ट काम कर रहा तो ये कांग्रेस है। अरे वही, इसके अलावा भी तो कोई व्यक्ति है इस दुनिया में? ऐसे तो है नहीं कि बीजेपी कांग्रेस के अलावा कुछ नहीं है। एक सामान्य विचारधारा रखने वाला व्यक्ति है, वो दोनों के खिलाफ बोलेगा। अगर कल के दिन कांग्रेस सत्ता में आती है, कांग्रेस रोजगार नहीं देगी, तो कांग्रेस के लिए भी बोलेगा। वो तो बेरोजगार है, वो तो सबके लिए बोलेगा। तो जहां तक भारतीय जनता पार्टी वालों की बातें हैं कि ये हमारा चुनाव प्रभावित करने के लिए जा रहा है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। और आने वाले समय में देखें, जो वहां उपचुनाव हो रहे हैं उसमें धाकड़ धामी जी तो डरे हुए ही हैं, और उसका रिजल्ट जरूर हमारे पक्ष में आएगा। और ये जनता का गुस्सा होगा जो हमारे पक्ष में आएगा। जनता देख रही है धामी जी को, धामी जी क्या कर रहे हैं, इनके झूठे वादे देख रही है। एक बात और बताना चाहूंगा, परसों बॉबी पवार ने एक इंटरव्यू और दिया था, जिसमें उसने कहा था कि दून हॉस्पिटल के अंदर 11 लाख की मशीन को 65 लाख का खरीदने का इन्होंने काम किया है। इनकी बौखलाहट है, किस तरह से इस आदमी को फंसाएं, क्योंकि 11 लाख की मशीन आप 65 लाख में खरीदते हैं। ये आपने, हाँ, 10 करोड़ का नोटिस आपने इन लोगों को दे दिया, जिस भी आप पे दे रहे। तो आपके खिलाफ जो बोले आप उसको या तो जेल में भेज दो या उसको अपनी पार्टी में शामिल करा दो। और आपको लगता है बॉबी पवार जो नहीं होगा इनकी पार्टी में शामिल, उसको जेल भिजवा दो। बिल्कुल आपके हाथ नहीं आएगा, इसलिए आप उसके खिलाफ सारे षड्यंत्र करेंगे, डॉक्टर पर हम उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम डॉक्टर पेनुली, यहाँ पर आईपीसी का खूब जिक्र किया गया, नई जो है पुरानी नीतियां चेंज हो रही हैं, आईपीसी में बदलाव किए जा रहे हैं, गुलामी की दास्ताओं से मुक्ति पे बहुत सारे नाम चेंज हो रहे हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन। अच्छी बात है कि हम समय के साथ चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो धाराएं लगाई उसके मायने थोड़ा ना बदल सकते हैं सर इतनी जल्दी। अगर आपने वो धाराएं लगाई हैं, यूकेडी की अगर बात करें तो यूकेडी भी सिमिलर मॉडल के साथ, जो कांग्रेस का मॉडल है, आप लोग भी वहीं जा रहे हैं। तो क्या अगर बॉबी पवार करते तो क्या यूकेडी के साथ नाम नहीं जुड़ सकता था, कांग्रेस के साथ ही क्यों? देखिए दिव्या जी, वो तो बीजेपी की मर्जी है, वो किसी के साथ नाम जोड़ दे। वैसे तो इंडिपेंडेंट है बॉबी पवार, उसका अपना एक संघ है, रजिस्टर्ड है, और सामाजिक संस्थाएं जैसे आरएसएस जो है वो भाजपा के लिए प्रचार करती है।
ठीक है, वो जन जागृति का काम करती है। ऐसी सिमिलर बहुत सारी संस्थाएं हैं, जिनमें से एक बेरोजगार संघ है। वो जाता है, अपनी बातें रखता है, बोलता है कि ये सरकार ये कर रही है, ये सरकार ये कर रही है, ये है वो है। वो तो देखो, चुनाव अगर है तो लोकतंत्र का पर्व है। लोकतंत्र के पर्व में पूरे भारतीयों को जो है अपना पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। और क्यों बीजेपी के जब अभी एक बाइट आ रही थी कि जो अधिकारी थे, जिनको ये आईपीएस आईएएस लेवल का अधिकारी बता रहे हैं, उन अधिकारी के द्वारा ये बोला गया कि वो बागेश्वर विधानसभा के नहीं थे, तो कई बीजेपी के ऐसे नेता और ऐसे लोग हैं जो प्रदेश के ही नहीं है। इस प्रदेश के नेता जो हैं दूसरे प्रदेश में जाके करते हैं चुनाव प्रचार, दूसरे प्रदेश के नेता आके यहाँ करते हैं। तो क्या अब हमें अपने ही प्रदेश के अंदर अपनी ही जनता को अपने ही नेताओं के लिए अगर प्रचार करना है या कुछ बताना है, चुनाव से उसका लेना देना नहीं, सामाजिक संस्थाएं होती हैं, संगठन होते हैं, वो जाके चुनाव में काम करते हैं। अब वो एक सिमिलर वोटर के लिए और वोट पैटर्न कैसे बढ़े या वोट किस तरीके से सही व्यक्ति को जाए, उसके लिए काम करते हैं। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि बॉबी पंवार को किसी एक पार्टी के साथ टैग करा जाए। दूसरी बात, जहां तक सत्यवीर भाई ने कहा कि आईपीसी चेंज हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मैं इनको कहूंगा कि आप जो है एक बार संविधान को पढ़ें दोबारा। उसके अंदर पढ़े कि जब रिव्यू कमेटी में जाता है, जब तक वो वापस उसको एज इट इज या उसमें रिव्यू को लेके वापस नहीं भेजता है, दोनों सदनों में पास होगा, उसके बाद वो एप्लीकेबल होगा। आज की डेट पे जो धाराएं लगी हैं आईपीसी की, वो वही हैं जो आज से पहले की थी। वो जो बोल रहे थे गुलामी की दास्ता वाली ही धाराएं लगाई हैं, और धाराएं गुलामी की दास्ता नहीं होती है, मानसिकता गुलामी की दास्ता होता है। जब आपने देहरादून में 307 लगाए इन बच्चों के ऊपर, जब आप 147 आज बागेश्वर में लगा रहे हो, तो ये आपकी मानसिकता और ये आपका जो वर्जन है आपकी सोच का, उसको दर्शाता है। और दूसरी बात, संविधान अगर हमें इस बात की परमिशन देता है, तो अगर वो व्यक्ति जाके कर रहा है तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। यूकेडी पूरा उसका पुरजोर समर्थन करती है। ये इनके साथ जो जाती हुई है, ये बहुत गलत है। और सरकार पहले भी एक बार कोर्ट से मुंह की खा चुकी है धारा 307 पे, और 147 पे भी इस बार माननीय न्यायालय से ये मुंह खाएंगे। वीरेंद्र शर्मा जी, आपसे मेरे सवाल हैं। आपने जो अपनी पॉइंट रखे वो वाजिब हो सकते हैं, लेकिन आप ये बताइए, ऑर्गेनाइजेशन जो छात्र संगठन होते हैं वो क्या है? कांग्रेस का अपना छात्र संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का छात्र संगठन है। अगर एक बेरोजगार संगठन है और वो जाके बात रख रहा है, आपको नहीं लगता कि इस चुनाव में एबीवीपी शामिल होगा? आपको नहीं लगता कि एनएसयूआई इसमें शामिल होगी? क्या तमाम युवा जो शक्ति है इसमें शामिल होंगी? और अगर बात करते युवाओं के, तो किसी भी पार्टी के साथ जुड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का आप ले लीजिए, अभी उन्होंने एक प्रोग्राम निकाला है जिसमें जो नए वोटर्स हैं उनको बनाने का काम किया जाएगा। तो ये भी तो कहीं ना कहीं युवाओं को साधने का प्रयास है ना सर। वही बेरोजगारी की बात करके कांग्रेस साध रही है, वही यूकेडी कर रही है, वही तमाम दल कर रहे हैं। तो फिर फर्क क्या है बेरोजगार संघ में? बिल्कुल, देखिए, आपने जो बात बोली कि सभी संगठनों को चुनाव में अपनी बात रखने का हक है, चाहे वो एनएसवाई है, चाहे एबीवीपी है, चाहे बजरंग दल है, चाहे कोई दूसरा संगठन है, चाहे आरएसएस है, इन सबको अपना अधिकार है उन सबको कि वो अपनी बात को जनता के बीच में जाके बोले कि देखिए ये सरकार इस वक्त ये इनकी कमियां ये है, वो गिनवा सकते हैं। परंतु उसके लिए आपको मैदान में आना पड़ेगा। आपको इस तरीके से देखिए नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ पैनल जी, एक्चुअली क्या होता है। देखिए, आपको भी पता है कि जब चुनाव, जिस भी जगह पे चुनाव होते हैं, वहां पे पूरा प्रशासन जो होता है वो आपको पता है राज्य चुनाव आयोग के अधीन काम करता है। ये तो शायद आपको पता है। तो अब मेरे हिसाब से तो अगर आप डायरेक्ट किसी सरकार को आप इम्पोज करते हैं ये आरोप कि ये सरकार ने ये काम किया है, तो मेरे हिसाब से तो ये बात कहना भी इलीगल है कि आप कह रहे हो कि ये सरकार करवा रही। मैं सरकार का कंट्रोल नहीं मानता इस वक्त। अगर आप संविधान की बात करते हैं, संविधान के नियमों के हिसाब से चलने की बात करते हैं। वीरेंद्र सर, मैं आपसे एक छोटा सवाल इसी को लेकर पूछती हूँ। हमने बहुत ऐसी खबरें चलाई हैं, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हमने सुना है दोनों कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से। कितने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ इन धाराओं में केस दर्ज हुए हैं? कितने बीजेपी कार्यकर्ताओं या नेताओं के खिलाफ उसमें दर्ज हुए हैं? 100% हुए हैं, बहुत हुए हैं। किन पे सर? इन धाराओं के अंदर जो धाराएं लगाई देखिए, चुनाव आयोग को या तो फिर आप एक सेकंड सुनिए, आप मैं बीच में मेरी बात सुनिए। या तो आप लोग फिर चुनाव आयोग को एक इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं मान रहे,
हम पहली मान बात। रहे हैं। मान रहे हैं ना आप। तो एक बात मैं बताइए, सिर्फ इस एक- वक्त मैं चाहे वो धाराओं डीएम की है, बात कर चाहे रही हूँ। वहां सर, का आप- डीएम है, आप समझ चाहे नहीं वहां रहे, मैं का आपसे कोई भी क्या पूछना अधिकारी चाह है, रही हूँ। चाहे आईएएस वीरेंद्र है, शर्मा जी, आईपीएस है, वो मेरा सभी डिफरेंस उनके अधीन काम करते हैं इस मैं टाइम। समझ गई, लेकिन मैं सिर्फ आपसे छोटा सा सवाल पूछ रही हूँ। जो धाराएं लगाई गई हैं, क्या वो आचार चुनाव संहिता के उल्लंघन की धाराएं हैं तो क्या वो वाजिब इस केस में हैं? जब नेताओं पर नहीं हो सकती तो ये युवा जिन्होंने कुछ किया नहीं, उन पे ये धाराएं क्यों? ये देखिए, बड़ा सवाल है। देखिए, ये मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं कि इनके साथ ये जो धाराएं हैं वो सही लगा रखी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मेरा कहना हो सके धाराएं गलत भी है। अब ये तो हमसे ज्यादा तो एडमिनिस्ट्रेटर बताएंगे जिन्होंने ये लगाई है। क्यों? क्योंकि उनको किस बात की शंका थी? उनको लगाना सिर्फ आसान होता है, उन्हें भी जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में जाके। ऐसा नहीं है लगाना आप एक बार के लिए कर दोगे, क्या उनको अपनी साख का कोई वो नहीं है? बाद में उनके ऊपर भी तो बात आएगी, कोर्ट में मामला जाएगा, है ना? 307 लगाने के बाद परंतु नहीं आई उन्हें परंतु सर आप सुनिए तो, मेरी बात सुनिए। ठीक है। देखिए, धारा तो कोई शॉर्ट भी में अधिकारी प्लीज बोल एक पल दीजिए, के फिर लिए मैं लगा फाइनल देगा, कमेंट की ओर बाद जाऊंगी। में उसको जो जवाब भी देना पड़ेगा कोर्ट में जाके। वो ऐसा नहीं है कि आप इम्पोज कर देंगे सिर्फ, और आप किसी को भी 2 मिनट के लिए इम्पोज करके छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। ये लोग कोर्ट नहीं जाएंगे क्या? बेरोजगार संघ को हम ये नहीं कह रहे कि ये लोग गलत कर रहे, अगर उनको कुछ शंकाएं दिखी इनके कार्यक्रम में तभी उन्होंने कुछ ऐसा एक्शन लिया होगा क्या मेरे शंकाएं हिसाब दिखी से। वही तो जानना चाह रहे हैं। तो शंकाएं वो तो दिखी आप क्या? बताएंगे सर, हम क्या बोले? प्रिवेंशन क्या शंकाएं दिखी? प्रशासन ने भी कुछ clarify नहीं करा है, ऑफ short में, अरेस्ट भी ठीक है। होता है। समय लेकिन की आप कमी है, नहीं एक करा statement। सीधे सीधे ठीक है। कांग्रेस या बीजेपी को इसमें दोष नहीं दे सकते कि ये कांग्रेस ने उसकाया है या बीजेपी ने करवाया है, ये नहीं बोल सकते आप। दोनों ही पार्टियों हम का कह अपना- सकते लेकिन सर देखिए, हैं, हम लेकिन कह सकते सर, हैं कि हम इस बीजेपी सवाल ने तो आप प्रशासन का वीरेंद्र दुरुपयोग किया है। वीरेंद्र हम शर्मा कह जी, सकते एक हैं, मिनट, खुले तौर पे पहले कह कह रहे रहे थे कि बागनाथ के दर्शन बीजेपी ने करने जा रहे थे, कह रहे प्रशासन कि का हमारे वहाँ दुरुपयोग बुलावा किया था। है। आप तो बीजेपी सब ने कुछ कह सकते सत्ता हो। का एक मिनट, दुरुपयोग एक किया मिनट, है। रुक जाइए, बिगाड़ समय रहे की हैं, समझ कमी में आप है, क्या बोल रहे हो? समय की कमी है। वीरेंद्र शर्मा जी, हम किसी पे ब्लेम नहीं कर रहे हाँ। हैं, लेकिन जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है, अगर यहाँ पर सरकार कांग्रेस की होती तो सवाल कांग्रेस से पूछे जाते जरूर होता है, एडमिनिस्ट्रेशन जरूर को होता है। लेकर। लेकिन मैं तो इस बात को भी गलत मान रहा हूँ कि आप कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं कि कांग्रेस के आदमी है ये हम मैं नहीं बोल बीजेपी रहे पे हैं, ये कटाक्ष हम कर नहीं रहा बोल हूं रहे, कि बीजेपी ने कांग्रेस कहा है। कांग्रेस के लिए ठीक कह रही है है, कि कांग्रेस ने ठीक है। उसकाया उसको। नहीं, ऐसा समय की नहीं है। कमी है, समय की कमी है सर। मैं शॉर्ट में सबसे फाइनल कमेंट लूंगी, और ये चर्चा का विषय नहीं है, ये सिर्फ फाइनल कमेंट्स है इस मामले को लेकर। और सुरेश जी, मैं आपसे ही शुरू करूंगी शॉर्ट में। अब आगे क्या आप लोगों की रणनीति रहने वाली, बहुत शॉर्ट में बताइए प्लीज। देखिए, हमारी प्रशासन से अपेक्षा है, उम्मीद है, और खासकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी अनुरोध है। आप विधानसभा के पटल पर कह चुके हैं, आप स्वतंत्रता दिवस के परिप्रेक्ष्य उपलक्ष्य में आपने परेड ग्राउंड से संबोधित करते हुए जनता को कह चुके हैं कि हम युवाओं पर मुकदमे वापस लेंगे। आपने कोई मुकदमा वापस नहीं लिया है, ये नोटिस हमारे हाथों में है, ठीक है। आपने इस नोटिस, आपने जो मुकदमे वापस लेने की बात करी थी, आपने उसके अलावा अब और मुकदमे युवाओं पर लगा दिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस जुमलेबाजी को बंद करिए, युवाओं का शोषण बंद करिए, बेरोजगारों का शोषण बंद करिए। जहां तक चौहान जी की बात है, चौहान जी कह रहे हैं रोजगार रोजगार, आप ये बता दीजिए, आपने भवन निर्माण कंपनी को एक प्रवक्ताओं का टेंडर दे दिया। जी, चर्चा का समय खत्म हो गया, मैं बस आपसे शॉर्ट में आपका फाइनल कमेंट चाह रही थी सर। फाइनल कमेंट ये है, बॉबी पवार की तत्काल रिहाई करी जाए, और अगर रिहाई नहीं होती है तो ये ध्यान लगाकर सुन लीजिए भाजपा के लोग, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागण और उनकी कठपुतली और प्रशासन के तमाम अधिकारीगण, कि अगर बॉबी पवार की तत्काल रिहाई नहीं हुई तो 8 और 9 फरवरी को जो तांडव देहरादून की सड़कों पर दिखा, बेरोजगारों के अंदर जो आक्रोश दिखा, वो जल्दी आपको पुनः दिखेगा। इसलिए तत्काल उनकी रिहाई करी जाए, और वो जो काम कर रहे हैं उनको करने दिया जाए। बिल्कुल, ऐसा लगता है इस बात की नौबत नहीं आगे, क्योंकि बीच के रास्ते भी होते हैं और चुनाव है, तो कहीं ना कहीं शालीनता से इस पर बात निकालना की पड़ेगा जाएगी। रास्ता, ठीक है निकालना सत्यवीर जी, पड़ेगा। शॉर्ट में फाइनल कमेंट, चर्चा का विषय नहीं है, फाइनल कमेंट अपनी तरफ से दीजिए। क्या आश्वासन अब आप इन लोगों को देंगे? पुष्कर सिंह धामी की जी सरकार है, लगातार युवाओं के लिए काम कर रही है। जिस प्रकार से उन्होंने पूरा कैलेंडर निकाला, उसके अनुसार सारी परीक्षाएं हो रही है। मैंने आपको स्पष्ट तौर से कहा, 1 महीने के अंदर रिजल्ट आता है, जिस परीक्षा की भी तिथि की घोषणा हो रखी है। और आज कहीं भी भ्रष्टाचार के वो सामूल नष्ट कर दिए। जो भ्रष्टाचार में लिप्त जो एक बट वृक्ष था, वो सारे के सारे आज जेलों के पीछे है। और लगातार पहले तो हम यह हाइड्रो पावर के रूप में उत्तराखंड जानते थे, आज हम सोलर पावर के रूप में भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। और
पिछले 2 विगत वर्षों में 35,000 करोड़ का हमने इन्वेस्टमेंट किया है प्राइवेट सेक्टर में, 90,000 लोगों को हमने रोजगार दिया है। और निर्यात के क्षेत्र में ऐसे ही कोई पहले नंबर पे नहीं आ जाता है आशीष नोटिया कि ये बिना श्रम दिए कोई पहले नंबर पे, हिमालय राज्यों में कोई पहले नंबर पे नहीं आ जाता। पूरे भारत में हम 9वें नंबर पे, ऐसे नहीं आ जाता है। और फार्मास्यूटिकल में हम सबसे आगे निकलते हुए उभरते हुए राज्य के रूप में आ रहे हैं, ऐसे नहीं आ जाता है। इन सब के लिए जिस प्रकार से काम होना चाहिए। और एक चीज में एक संविधान के साथ खत्म करना चाहूंगा। संविधान की पहली जो मूल कॉपी थी उसके प्रथम पृष्ठ पर राम दरबार था, और राम को काल्पनिक कहने वाली मात्र केवल कांग्रेस पार्टी थी। राष्ट्रीय अध्यक्षा जो सोनिया गांधी थी, 22 वकील, नामचीन वकील अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े तो वो कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी कभी उसके खिलाफ नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जब अनुरूप परिस्थिति में राम मंदिर बनाएंगे। सत्यवीर जी, आज से जुड़ा हुआ फाइनल कमेंट नहीं है। आशीष नौटियाल जी, 5 साल में एक समय आता है जब जनता को अपनी बात रखने का अधिकार होता है कि 5 साल तो सरकार काम करती है, उसके बाद जनता फिर सरकार को जनता के सामने आना पड़ता है, जनता जवाब देती है। तो मैं युवा साथियों से कहना चाहूंगा, बिल्कुल आप सही काम कर रहे हैं। आपने जो किया और आप अपनी बात को इसी समय अपने, चाहे सोशल मीडिया के मार्फत हो, चाहे किसी तरीके से हो, आप प्रवक्ता हैं, आप अपने मार्फत हर जन तक अपनी परेशानी को बताएं, जिससे इनके मुंह की खानी पड़े, पता लगे जो उत्तराखंड के अंदर ये सरकार काम कर रही है बिल्कुल गलत काम कर रही है, इन्हें सही काम करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर पेनुली, शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। देखिए दिव्या जी, मुझे तो अभी याद आया कि जो अभी एक बहुत बड़ी ई टेक कंपनी, ई एजुकेशन की कंपनी है, उसके एक टीचर ने कहा कि पढ़े लिखों को वोट दो, उसकी नौकरी चली जाती है। इस दौर में जब हम जी रहे हैं भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र में, तो बॉबी पंवार के ऊपर ये मुकदमे बहुत छोटी बात है। ऐसे होते रहेंगे। मैं बेरोजगार संघ के साथियों से कहना चाहता हूं कि आप अपने काम को निरंतर आगे बढ़ाएं और इसी तरीके से आप निरंतर अपने कामों को करते रहें। सारी उत्तराखंड की जनता आपके साथ है। समय चलेगा सर। वीरेंद्र शर्मा जी, चुनाव आयोग में जाता है, उसके बाद वहां से अनुमति मिलती है, उसके बाद वो विधानसभा क्षेत्रों में जाते हैं। इनको कुछ नहीं पता, केवल अपने मैंने पहले ही बोला था, मैंने पहले ही कहा था सारे के सारे चुनाव आयोग के पास गए, उसके बाद वहां से अनुमति की, उसके बाद विधानसभा में गए। इनको किसी को नहीं पता, पढ़ के आते नहीं है, उसके बाद यहाँ पर चर्चा करने वाले जाते हैं। का समय था, मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुके हैं, आप लोग बहस मत किया करिए लास्ट में प्लीज। सरकार को मेरा सुझाव यही है कि सरकार अगर इस तरीके की अगर चीजों में संलिप्त है तो उसको बचना चाहिए, क्योंकि उसमें उसकी किरकिरी होगी। काम चाहे वो प्रशासन या चुनाव आयोग करे, लेकिन सरकार की किरकिरी होगी। अगर वो अपनी जगह सही है बॉबी पंवार जी, बेरोजगार, उनको अपनी बात रखनी चाहिए, पर तरीका उनको भी सोच समझ के रखना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज एक नियम के हिसाब से चलना पड़ेगा। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की, जो आज कार्रवाई हुई है बॉबी पंवार पर बागेश्वर में, वो कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन एक उम्मीद की जा सकती है सरकार की तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से कि उनको जो है जल्दी से न्याय मिलेगा और कोई कार्रवाई होगी। लेकिन जो बेरोजगार संघ है उससे भी अपील है कि हमेशा जो धरना प्रदर्शन है वही एक सोल्यूशन नहीं है, वायलेंस ही एक सोल्यूशन नहीं है, हमेशा बीच के रास्ते निकाले जा सकते हैं। और चुनाव का मौका है तो जरूर प्रशासन के साथ और सत्ता पक्ष के साथ बैठकर बात की जानी चाहिए, एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।